मित्रों, बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस लॉ में आज अपन बात करेंगे अनुबंध करने की क्षमता, कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण अपन ने पढ़े थे तो उन लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि अनुबंध का निर्माण जब ही हो सकता है जब पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। तो ये अनुबंध करने की क्षमता क्या होती है, किस में होती है आदि के बारे में विस्तार से अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि हर एक व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखता है अगर वह वयस्क आयु का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और अनुबंध करने के उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यानी 3 बातें बताई गई हैं अनुबंध करने की क्षमता के संबंध में। पहला कि व्यक्ति का वयस्क होना जरूरी है, वयस्क यानी मेजर। दूसरा, व्यक्ति का स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है, यानी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। और तीसरा कि व्यक्ति को किसी भी कारण से अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया। कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, वो बाद में अपन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और अनुबंध के अयोग्य घोषित न हो। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो इस कैटेगरी में आते हैं, वयस्क हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं और अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं, अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अवयस्क है, अस्वस्थ मस्तिष्क का है और अयोग्य घोषित किया गया है, वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। अब इसमें से तीनों पॉइंटों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन अवयस्क की बात करें। अवयस्क या जिसको अंग्रेजी में अपन माइनर के नाम से जानते हैं, वयस्क मेजर और अवयस्क माइनर। देखिए, अवयस्क कौन है, तो उसकी बहुत सीधी सी डेफिनेशन दी गई है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है उसको हम अवयस्क मानते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहना है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है उसमें सोचने समझने की शक्ति चूँकि पूरी तरह से विकसित नहीं है, वो एक तरह से अभी बच्चा है, मैच्योर परिपक्व नहीं है, इसलिए बहुत कुछ संभव है कि दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से अपने प्रभाव में ले ले और वो उसके साथ कोई इस तरह का ठहराव कर ले जिससे कि उसको नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए अवयस्क को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से उसे हमने अनुबंध करने के अयोग्य माना है। यानी कानून जो है वो अवयस्क को संरक्षण देना चाहता है, उसके हितों की रक्षा करना चाहता है, इसलिए अवयस्क को अनुबंध के अयोग्य माना गया है, बताया गया है। देखिए, ये तो सामान्य सा नियम हुआ कि अवयस्क जो है वो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके संबंध में बहुत सी नियम, बहुत सी बातें और बताई गई हैं। अवयस्क के संबंध में कुछ नियम हैं, वो भी हमको जानना जो है वो आवश्यक होता है। देखिए, अवयस्क के संबंध में जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है वो यही कहता है कि अवयस्क के साथ आप कोई भी अगर ठहराव करते हैं तो वो व्यर्थ होता है, व्यर्थनीय नहीं। यानी अवयस्क के साथ किए गए ठहराव वॉइड होते हैं, वॉइडेबल नहीं। क्योंकि देखिए, एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। उस केस में ये बात उभर कर सामने आई कि अवयस्क के साथ हम जो भी ठहराव करते हैं वो व्यर्थ होता है। व्यर्थ का मतलब है कि उसमें प्रवर्तन, इम्प्लीमेंटेशन की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। व्यर्थनीय में तो संभावना है कि वो वैध बन सकता है, उसका प्रवर्तन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अवयस्क के साथ आप कोई ठहराव करते हैं तो वो व्यर्थ ही होता है, यानी उसका प्रवर्तन भविष्य में कभी भी संभव नहीं है। इस केस से पहले हमारी ये मान्यता थी कि अवयस्क के साथ हम जो भी ठहराव करते हैं वो वॉइडेबल, व्यर्थनीय होता है। फिर दूसरी बात कि अवयस्क जो है वो अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। देखिए, जब आप उसको अनुबंध के अयोग्य घोषित कर देते हैं
तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी व्यक्ति अवयस्क के साथ कोई ठहराव करेगा ही नहीं। लेकिन बहुत से अवयस्क इस प्रकार के भी हमको देखने को मिल सकते हैं जो स्वयं अकेले रहते हैं, दुर्भाग्य से उनके माँ बाप संरक्षक कोई भी नहीं है, तो उनको अपने जीवन यापन करने के लिए फिर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कानून जो है वो उनको ये छूट देता है कि वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति जो है ये अंडरलाइन शब्द है। आवश्यकता पूर्ति से मतलब ये है कि आप अपनी मौज मस्ती के लिए अगर कोई लोन लेते हैं तो उसकी तो भरपाई संभव नहीं है, लेकिन मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि आपने कोई लोन लिया है तो वो वैध माना जाएगा और फिर अवयस्क जो है उसको हम अपनी संपत्तियों में से उसको चुकाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। फिर तीसरी बात कि अवयस्क अगर अपने अवयस्कता काल में कोई भी सौदा या लेन देन करता है और वो ये कहता है कि वयस्क हो जाने पर मैं उसकी पुष्टि कर दूंगा, पुष्टि रेक्टिफिकेशन, यानी वयस्क हो जाने पर मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, मान लूँगा, तो इस बात का कोई अर्थ, कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी अवयस्क ये कहे कि साहब मैं तो 6 दिन में ही वयस्क हो जाऊँगा और 6 दिन बाद मैं इसको स्वीकार कर लूँगा, चाहे वो ऐसा लिखित रूप में भी कहे तो भी उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर अवयस्क के संरक्षक, उसके पेरेंट्स, यदि अवयस्क के लिए कोई कार्य करते हैं, उसके लिए कोई अनुबंध करते हैं और वो अनुबंध अवयस्क के लाभ के लिए है, प्लस अगर संरक्षक खुद अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं तो वो फिर वैध माना जाता है। यानी दोनों बातें पूरी हों कि अवयस्क के इंटरेस्ट में हो प्लस संरक्षक जो हैं वो अनुबंध करने की क्षमता रखते हों तो वो वैध माना जाएगा। फिर अवयस्क एवं अवरोध का सिद्धांत, अवरोध का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल के नाम से अपन इसको जानते हैं। देखिए, अवरोध का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी व्यक्ति जो भी बात कहता है उसकी कही गई बातों के लिए उसको उत्तरदायी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अवयस्क पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी कानून ये कहता है कि अवयस्क ने अगर कोई बात कही है तो उसको उसकी कही गई बातों के लिए हम जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि कानून एक और तो उसको ये कह रहा है कि वो बच्चा है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, और वो अगर कुछ कह दे और आप उसको जिम्मेदार ठहराएं तो ये फिर एक विरोधाभास सा माना जा सकता है। फिर प्रतिभू के रूप में अवयस्क की क्या स्थिति रहती है? तो देखिए, प्रतिभू से अपना मतलब ये है कि जो गारंटी दी जाती है, प्रतिभू ने अगर कोई गारंटी दी है तो उसके संबंध में क्या नियम है वो इसमें बताए गए हैं। तो प्रतिभू के प्रति जो है वो अवयस्क जिम्मेदार जो है वो नहीं ठहराया जा सकता है। और अवयस्क और विनिमय साध्य प्रलेख, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, यानी चेक, हुंडी, ड्राफ्ट आदि, तो कानून ये कहता है कि अवयस्क जो है वो जैसे सामान्य व्यक्ति चेक, हुंडी, ड्राफ्ट लिख सकता है, दूसरे को दे सकता है, उनका एंडोर्समेंट बेचान कर सकता है, तो अवयस्क भी ये सारी कार्यवाही कर सकता है, लेकिन वो पर्सनली लायबिल नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे एक वयस्क व्यक्ति कोई चेक लिखे और वो डिसऑनर हो जाए तो वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, लेकिन अवयस्क कोई चेक देता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। यानी उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो आप उसमें से वसूली कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिर अवयस्क और पुनः स्थापना, पुनः स्थापना का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब यही है कि दोनों पक्षकारों ने जो लेन देन किया है उसको वापस करना, पुनः स्थापना का नियम कहलाता है। तो अवयस्क पर ये नियम जो है वो लागू होता है, लेकिन केवल आंशिक रूप से ही लागू हो रहा है। आंशिक रूप से लागू होने का मतलब यही है कि यहाँ भी उसको व्यक्तिगत रूप से हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
कोई भी वस्तु अवयस्क के पास है तो आप उससे वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, पैसा है तो पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं माना जाए। फिर दंडनीय अपराध, अगर कोई अवयस्क व्यक्ति कोई दंडनीय अपराध करता है, पनिशेबल एक्ट करता है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा या नहीं होगा। तो यहाँ भी नियमों में देखिए थोड़ा सा अंतर है। वयस्क व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा अलग है, और अवयस्क व्यक्ति जो है कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा अलग है। अवयस्क के साथ हम इतना रिगरस कठोर पनिशमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि कानून जो है उस बच्चे को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको सुधार का मौका देना चाहता है, तो इसलिए उसको सज़ा मिलती है नो डाउट, लेकिन वो सज़ा उसकी इतनी कठोर हम नहीं देते हैं। फिर अवयस्क के संरक्षक यानी उसके माता पिता और अवयस्क दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब अवयस्क के साथ तो हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो उसके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जाए, उत्तरदायी ठहराया जाए। ऐसा संभव नहीं है। जो कुछ भी कार्यवाही आपको करनी है वो अवयस्क के विरुद्ध ही हो सकती है, उसके माता पिता के विरुद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी, दोनों की पहचान एक दूसरे से पृथक रहती है। फिर अवयस्क को हम एजेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो कानून कहता है कि आप उसको एजेंट बना सकते हैं, क्योंकि एजेंट में अनुबंध करने की योग्यता का होना जरूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी आप ध्यान रखिए कि वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। एक सामान्य व्यक्ति एजेंट होता है तो वो व्यक्तिगत रूप से अपने नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन अवयस्क जो है वो जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह से अंशधारी, अगर कंपनी का अंतर्नियम अनुमति देता है तो अवयस्क जो है वो अंशधारी भी बनाया जा सकता है, लेकिन वही बात व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। फिर जहाँ तक साझेदारी की बात है, तो अगर सभी साझेदार सहमत हैं तो अवयस्क को हम केवल लाभों के लिए शामिल कर सकते हैं। यानी दोनों बातें ध्यान रखिए आप कि साझेदार बनाया जा सकता है, पहली बात, लेकिन सभी विद्यमान साझेदारों की सहमति से, प्लस केवल लाभों के लिए, यानी हानि होगी तो उसमें अवयस्क का कोई रोल या उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। तो ये अवयस्क के संबंध में कुछ नियम या कुछ बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई हैं।